नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड क्लास 9th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2। इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। यह मॉडल पेपर जो है JCRT द्वारा जारी की गई है प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021-22 के लिए। इसी मॉडल प्रश्न पत्र आधारित आपको एग्जाम में भी पेपर जो है देखने को मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको बता दूं, इस बार सभी प्रश्न जो है MCQ होंगे यानी कि बहुविकल्पीय होंगे। कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40, समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट, प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 1 अंक। और इससे पहले हम लोग साइंस का सेट 1 और सेट 2 भी देख चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और आपको बता दूं, इस मॉडल पेपर से ही आपको अधिकतर क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को भी मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक रहेगा आपका हिस्ट्री से, प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक रहेगा आपका जियोग्राफी यानी कि भूगोल से, 21 से 30 तक रहेगा आपका इकोनॉमिक्स से, प्रश्न संख्या 31 से लेकर 40 तक रहेगा आपका सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र से। देखिए, प्रश्न संख्या 1 को ध्यान दीजिए, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? याद रखिएगा 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 में पेरिस नगर से फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर को आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, टाइद क्या है? टाइद जो है एक धार्मिक कर था, याद रखिएगा धार्मिक कर। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? एस्टेट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा, एस्टेट। नेक्स्ट देखिए, मार्सिले क्या है? मार्सिले क्या है? मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रगान है, फ्रांस का राष्ट्रगान, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन अधीन था? 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? याद रखिएगा लुई 16वां, लुई 16वां, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। आपको बता दूं, इस बार जो सिलेबस में है आपका फ्रांसीसी क्रांति है और यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, दोनों चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप लोग जो है दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोनों चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा कुलक। मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? एक जादूगर, एक महिला, एक बहादुर महिला कारीगर या एक अनपढ़ किसान, एक शिक्षिका? देखिए, मार्फा जो है ना एक बहादुर महिला कारीगर थी। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, सैंड पिट्सबर्ग का नाम क्या पड़ा? नया नाम क्या पड़ा? सैंड पिट्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? याद रखिएगा पेट्रोग्राद, पेट्रोग्राद। नेक्स्ट देखिए, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा, अक्टूबर क्रांति। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? रॉबर्ट ओवेन, याद रखिएगा रॉबर्ट ओवेन। ऑप्शन नंबर को आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आएगा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक आपका जियोग्राफी यानी कि भूगोल से। 11 को ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा है कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। और सेट 1 में पूछा था कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पूछा था कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पूछा था? 2.4%। और यहाँ पर पूछा है कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, वहां पर प्रतिशत पूछा था और यहाँ पर डायरेक्ट जो है क्षेत्रफल पूछा है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा है। एग्जामिनर जो है किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है?
भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, और वहां पर पूछा था भारत की मानक यमोत्तर रेखा कौन सी है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर। देखिए यहाँ पर सबसे पूर्वी बोला है तो 97.25 हो जाएगा, 97.25 पूर्व। ऑप्शन नंबर को आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, और वहां पर पूछा था कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, और यहाँ पर पूछा है कि नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। आप लोग जो है क्वेश्चन का लेवल जो है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन उठा रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है, और एग्जाम में भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चंस जो है आप लोगों का मॉडल पेपर से ही आएगा, इसलिए आप लोग मॉडल पेपर को अच्छे से तैयारी कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, और चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है घ करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। नेपाल जो है उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश तीनों से जो है लगती है, लेकिन जो झारखंड है झारखंड से नहीं लगती है, तो ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आप लोग चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप लोगों को जो है जियोग्राफी का जो है 1 से लेकर 6 तक जो है चैप्टर वाइज आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है। भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 4, 5, 6 या 7। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका 6। क्लियर है, 6। नेक्स्ट देखिए, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए यहां पर पूछा है भारत, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है। और मॉडल पेपर सेट 1 में पूछा था कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, ये पूछा था, और यहाँ पर भारत का पूछा है। अगर भारत का बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है ना विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 8,598 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है आपको बता दूं 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है, नागा पर्वत, मिजो पर्वत, पटकई और शिवालिक। देखिए नागा पर्वत जो है, नागा, पटकई, मणिपुर और मिजो पहाड़ियां, ये जो है पूर्वांचल में है, पूर्वांचल श्रृंखला का भाग है। लेकिन जो शिवालिक पर्वत है ना, ये जो है पूर्वांचल श्रृंखला का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, शिवालिक पर्वत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो उसे कहते हैं द्वीप, जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। और सेट 1 में पूछा था कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप, 3 ओर समुद्र से घिरा हो। और यहां पर पूछा है चारों ओर समुद्र से घिरा हो, तो इसका आंसर देना है आपको द्वीप। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है। गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है, भावर, भांगर, खादर, तराई। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका भांगर। गंगा नदी का उद्गम कहां से है, गंगा नदी का उद्गम कहां से है, याद रखिएगा गंगोत्री, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, डल झील किस राज्य में स्थित है। डल झील जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है, ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस चैनल में अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। नेक्स्ट देखिए, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं, रबी फसल, याद रखिएगा रबी फसल, सर्दी का मौसम, रबी फसल को सर्दी का मौसम भी कहा जाता है, सर्दी का मौसम। रबी फसल की जो अवधि है नवंबर से अप्रैल, याद रखिएगा इसकी अवधि नवंबर से अप्रैल तक। ठीक है, सर्दी का मौसम, रबी फसल, गेहूं, चना, जौ इसका उदाहरण है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए,
हरित क्रांति की प्रमुख विशेषता है। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, जो है हरित क्रांति की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? देखिए, बहुविध फसल प्रणाली एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना। एक वर्ष के अंदर किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी का दुकान खोली है। अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी का दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? देखिए, कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य, अनार्थिक, उपर्युक्त सभी। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गैर कृषि क्रिया। ठीक है, श्रवण एक डेयरी का दुकान खुला है, दुकान का बात किया गया तो कृषि क्रिया तो नहीं होगा, गैर कृषि क्रिया हो जाएगा। HYV का क्या तात्पर्य है? HYV का क्या तात्पर्य है? अधिक उत्पादन करने वाले बीज, याद रखिएगा, अधिक उत्पादन करने वाला बीज। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें सभी। देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका घ करेक्ट हो जाएगा। साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब। तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा आपका पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? याद रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? मानव पूंजी। क्या कहा जाता है? मानव पूंजी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित मानव पूंजी, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 तक हो गया आपका। 20 से लेकर 30 तक आपका क्या था? आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। मैं यहाँ पर क्लियर से बता देता हूं आपको। 1 से लेकर 10 तक रहेगा आपका हिस्ट्री। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक रहेगा आपका जियोग्राफी। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक रहेगा आपका इकोनॉमिक्स। और प्रश्न संख्या 31 से लेकर 40 तक रहेगा आपका सिविक्स यानी कि नागरिक। क्लियर है? एग्जाम में भी आपको इसी तरह देखने को मिलेगा। देखिए, प्रश्न संख्या 31 को ध्यान दीजिए। लोकतंत्र शासन का वह रूप जिसमें लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक वंशानुगत हो, चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, जनता शासकों का चुनाव करती है, सेना शासन को अपने हाथों में ले। तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, जनता शासकों का चुनाव करती है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? कम्युनिस्ट पार्टी को है। वहां पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही है, इसलिए
अधिकार जो है कम्युनिस्ट पार्टी को ही है, तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? याद रखिएगा 1980 में। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? 1980। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट मुगाबे कहां के राष्ट्रपति थे? रॉबर्ट मुगाबे कहां के राष्ट्रपति थे? जिम्बाब्वे के। याद रखिएगा जिम्बाब्वे। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ग यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहां पर बोला गया है कि यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग में विकसित करता है। सही बोला गया है। यहां पर यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे फैसले लेने का अधिकार है। यह भी सही है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। यह जो है गलत बोला गया है, असत्य है। और ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ख भी सही है, ऑप्शन नंबर क भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ग जो है गलत यानी कि असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर करेक्ट होगा। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए हैं? भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए हैं? याद रखिएगा, आपको बता दूं जुलाई 1946 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा, जुलाई 1946। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन भारतीय संविधान के सदस्य नहीं थे? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सदस्य थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन महात्मा गांधी जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर क इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इनमें से भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? समानता, स्वतंत्रता, असहिष्णुता, पंथ निरपेक्ष। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका असहिष्णुता। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, यहां पर बोला गया है कि मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, बिल्कुल सही। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही। इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य जो है ये बिल्कुल गलत है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यह जो है यहां पर गलत बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर घ इस प्रश्न का उत्तर होगा।